वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। आज बात होगी एक ऐसे विषय पर जो सीधा प्रभावित करती है भारत की पॉलिटिकल सॉवरेनिटी यानी कि राजनीतिक संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि क्षेत्रीय अखंडता। तो अगर इस बारे में हम लोग थोड़ा सा हेडलाइंस की मदद लें तो 30 दिसंबर को नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए लिपुलेख में होने वाले सड़क निर्माण को थोड़ा सा चौड़ा करने की घोषणा की। असल में लिपुलेख का जो एरिया है ये पूरा क्षेत्र विवादित है भारत और नेपाल के बीच में। ये सीमा विवाद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में ये पिछले करीब 1-1.5 साल से खास तौर पर हाइलाइट्स में रहा है। अब इस पे नेपाल के इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ज्ञानेंद्र कर्की जी ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मसला है जिसे डिप्लोमेटिक सेटलमेंट की जरूरत है। अगर इसमें कोई यूनिलैटरल कंस्ट्रक्शन होता है तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट के खिलाफ होगा खास तौर पर। लेकिन इंडिया ने बार बार ओपाइन किया है कि ये भारत का इलाका है, लेकिन इस मसले पर अगर कोई भी विवाद होता है तो हम डिप्लोमेटिक सेटलमेंट ही चाहते हैं। अब इस विवाद की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। इस विवाद को थोड़ा सा समझने के लिए हमें करीब 200 साल पीछे जाना होगा। 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई थी। संधि का नाम था सुगौली की संधि। सुगौली की संधि में ये बात साफ की गई कि काली नदी जो कि भारत और नेपाल के बीच में बहती है, जो इलाका इस वक्त उत्तराखंड है उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था। उस समय उसे अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करें तो काली नदी के ईस्ट में जो भी इलाके थे उसे नेपाल को दे दिया गया और काली नदी के पश्चिम में जो भी इलाका था उसे भारत में ही रहने दिया गया। लेकिन काली नदी ने ओवर द इयर्स अपने कोर्स को थोड़ा सा बदल लिया और वो कहीं ना कहीं वेस्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब वेस्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी का इलाका नेपाल में आ गया और तब से लेके अब तक ये मसला कंटेस्टेड ही रहा है। शायद उस हिसाब से डिप्लोमेटिक सेटलमेंट्स नहीं हो पाए, लेकिन अभी तक का जो लेटेस्ट हाईलाइट है वो यही है कि ये मामला अभी भी कंटेस्टेड चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सार्वजनिक घोषणा के बाद ये विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब अगर हम लोग इस पूरे मसले को देखें तो कहीं ना कहीं ये एक सीधी बात है कि इसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स कैसे काम करते हैं ये समझना जरूरी होगा, क्योंकि डिप्लोमेटिक चैनल्स काफी लंबा समय ले रहे हैं। अगर हम लोग बाकी पड़ोसी देशों के साथ भी भारत के उदाहरण देखें तो चीन के साथ मैकमोहन लाइन पे होने वाला विवाद भी बहुत लंबे समय से चल रहा है। 1960s में होने वाले वॉर से लेके अब तक ये इशू अनरिजॉल्व ही रहा है। उसके बाद भारत के साथ बांग्लादेश का भी सीमा विवाद रहा है। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 1950 से इस पे डिस्कशन हो रहे थे। करीब 160 इनक्लेव्स थे जो कि विवादित थे। फाइनली 2014 में उस इशू को रिजॉल्व किया गया और 100 से ऊपर सेटलमेंट्स बांग्लादेश को दे दिए गए। इसके अलावा बेरूबाड़ी यूनियन का केस भी था। बेरूबाड़ी यूनियन केस को भी रिजॉल्व करने में भारत का सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व हो गया और करीब 10 साल बाद बेरूबाड़ी संघ का जो मसला था वो एक अमेंडमेंट के द्वारा रिजॉल्व हो पाया। पाकिस्तान के साथ सर क्रीक लाइन का भी जो डिस्प्यूट था वो काफी लंबा समय ले रहा है रिजॉल्व होने में। अभी तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया और कश्मीर का मुद्दा हम सभी को पता ही है। तो इस तरीके से साफ देखा जा सकता है कि भारत के साथ अपने पड़ोसी राज्यों से सीमा विवाद होते रहे हैं। अगर हम लोग इसके इतिहास को जरा भी टटोलने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये कॉलोनियल टाइम्स, उपनिवेशवादी सरकार के समय से ही ये सारे इश्यूज सामने आते रहे हैं और अभी तक इनका पीसफुल जो सॉल्यूशन है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। अब ये भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए ताकि कम से कम समय और कम से कम ऊर्जा में
पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल हो जाए। आपको सीमा विवादों के बीच में क्या लगता है, इस विषय में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।